हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज़ वत्सला सिंह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है पहले यह हम देखेंगे, फिर इंडिया में इसका क्या रोल है, कैसे इसको मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल से पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल कैपिटल क्या होता है। तो फिजिकल कैपिटल में ऐसे इनपुट्स को इंक्लूड किया जाता है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ऐसी चीज़ों को, ऐसे इनपुट्स को जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या होती है, रिक्वायर्ड होती हैं, नेसेसरी होती है। ठीक है, जैसे कि प्लांट हो गया है, रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई हैं। तो प्रोडक्शन के लिए ये सब चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपके फिजिकल कैपिटल में। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सब क्या है, फिक्स एसेट्स हैं जो प्रोडक्शन में वर्क आते हैं। ठीक है, यूज़ होता है जिनका। अब ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया है, ह्यूमन कैपिटल सपोज प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी तो कोई पर्सन चाहिए होगा। यानी कि जैसे इंसान होता है, उसकी नॉलेज जो होती है, उसकी स्किल जो होती है, वो किस में आएगा, वो ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज में आता है। इट रेफर टू द नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस विच आर इसेंशियल्स फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। यानी कि इसमें ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि एक कंट्री के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। यानी एक पर्सन कितना स्किल्ड है, उस पर्सन मतलब एक नेशन के लोग जो हैं वो कितना स्किल्ड है, कितना एजुकेटेड है, उनके पास कितनी नॉलेज है, ये सब चीज़ क्या करती है, उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैटर करती है। अगर एक कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइज होती है उन लोग के पास, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, तो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, तेज़ी से होगी। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन कौन से सोर्सेज हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या बोलते हैं, सोर्सेज होते हैं जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस ऑन एजुकेशन। अगर आप किसी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, लोगों को ट्रेनिंग देने में, एक्सपीरियंस देने में, स्किल सिखाने में अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करती है तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी तेज़ी से होगा। अगर आप किसी कंट्री के लोगों को एजुकेट करेंगे, उनके पास क्या होगी, एजुकेशन आएगी, यानी किसी फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड उनके पास नॉलेज होगी, तो उस चीज़ों में क्या होंगे, एक्सपर्टाइज हो जाएंगे और वो उस चीज़ को बेटर परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या होगा, टेक्निकल स्किल हो गई है, जैसे कि ठीक है, क्रिएट अ मैन पावर विच सूट्स फॉर इम्प्रूविंग द टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी की टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, इससे इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा क्या होता है, आप कह सकते हैं वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो किसी भी गवर्नमेंट को अपने कंट्री के लोगों को एजुकेट करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंडिचर उस पर करना चाहिए एजुकेशन पे। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर करना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। हेल्थ फैसिलिटीज़ क्यों, क्योंकि आप अगर देखते होंगे, आप एज ए स्टूडेंट हैं कि किसी दिन अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, सपोज़ आपको एक हेडेक ही हो गया है, आपका सर दर्द हो रहा है, तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप उतना ज़्यादा फोकस होके नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो वैसे ही अगर एक कंट्री के लोग ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम इशू से अगर सफ़र करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अच्छे से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हेल्थ भी उस कंट्री के लिए क्या होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ सस्ते में प्रोवाइड करें। लोगों को क्या हो, अगर प्रॉब्लम हो, फेस हो, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ उस कंट्री में अच्छी प्रोवाइड अगर की जाएगी तो लोग क्या करेंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक हेल्दी माइंड ही क्या होगा, अच्छे से वर्क करने में सक्षम होता है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, इसीलिए कहा गया है स्वास्थ्य क्या है, धन है। ठीक, is a old saying which is directly signifies that healthy mind is more much
मच मोर इफ़ेक्टिव एंड प्रोडक्टिव दैन अ सिक माइंड। यानी कि अगर आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो आप अच्छे से वर्क कर पाते हैं, आप ज़्यादा फोकस होके डेडिकेशन से आप क्या करेंगे, काम कर पाएंगे। अगर आप बीमार रहेंगे तो आप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आपको हर काम करने में क्या होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, या फिर आप नहीं करना चाहेंगे उसे। तो यहाँ पे हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी होता है। फिर थर्ड क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में क्यों एक्सपेंडिचर करना चाहिए? जैसे कि अगर आप लोगों ने मैथ लगाया होगा पिछले क्लासेस में, तो कुछ बच्चों का मैथ ख़राब होता है, कुछ बच्चों का मैथ अच्छा होता है। तो कुछ बच्चों का मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा कैसे होता है, जैसे कि आप अकाउंट्स ही पढ़ते हैं, तो अगर आपका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कोरिलेशन वीक होता है, तो उसमें ऐसा क्यों होता है? आप किसी चीज़ को जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो क्या होगी, उसमें आपको एक्सपर्टाइज मिलेगी। ठीक है, यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी वो चीज़ें क्या होगी, आपके लिए इजी हो जाएंगी। मैथ भी ऐसे ही होता है, आप जितना न्यूमेरिकल्स लगाओगे, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो कितना होगा, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। वहीं आप अगर उससे दूर भागोगे कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, आप उसमें एफर्ट नहीं दोगे, तो क्या होगा, वो चीज़ें आप उससे और दूर होते जाओगे और उसमें और वीक हो जाओगे। तो ऐसे ही क्या होता है जॉब ट्रेनिंग। अगर आप एक पर्सन को डायरेक्ट ले आके अब विदाउट ट्रेनिंग उसे काम करने के कह देते हैं, तो वो क्या होगा, वो नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। फिर अगर हम बात करें, आप उसे ट्रेनिंग दे के, उसे सिखा के उसके बाद आप बैठाते हो, तो वो क्या होगा, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा जॉब को। तो इससे क्या होगी, कंपनी की भी प्रॉफिट होगी और उस पर्सन का भी स्किल क्या होगा, इन्हेंस होगा। ठीक है, जैसे कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम क्यों नहीं ले लिया जाता है, आपका एक साल पूरा सेमेस्टर क्यों होता है, क्यों सिलेबस दिया जाता है, क्यों टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो इसलिए ताकि आपको जो सब्जेक्ट में जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आपको नॉलेज दी जा सके। फिर आपको उससे कितना जो आपको प्रोवाइड की जा रही है नॉलेज, उससे आपने कितनी चीज़ें अब्जॉर्ब की हैं, कितना अडॉप्ट किया है, कितना पढ़ा है खुद से, तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए क्या होता है, आपका एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि आपको जॉब पे रखने से पहले उस जॉब के बारे में आपको क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, इन सब चीज़ के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग पे भी अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो एम्प्लॉयज़ पे, तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, स्किल्ड होंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे कंपनी के लिए। फिर क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करना। इट कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एट इट इनेबल्स द यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल ऑफ द पीपल और इट फैसिलिटेट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करोगे, सपोज़ आपके पास बहुत अच्छा कोई इक्विपमेंट हो गया या फिर प्लांट है आपके पास, बट आपको पता ही नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसकी अगर इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, एक सिंपल एग्जांपल से आप समझते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो लाइक टेक्निकल प्रोडक्ट्स, तो उसमें एक स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, उसमें लिखा रहता है डिस्क्रिप्शंस में कि इसको इस तरीके से यूज़ करना है, इसमें ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये क्या होता है, एक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कंपनी की तरफ से कि ये चीज़ें कैसे क्या होंगी, यूज़ की जाएंगी। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी होता है। इससे क्या होगी, आपकी अर्निंग जो है और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मम्मी की ही बात करें तो वो कोई नया डिश बनाने जाती हैं, तो वो ऐसे ही तो नहीं कि हाँ आज ये बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करती हैं, वो यूट्यूब लेती हैं, फिर आपसे कहती हैं यूट्यूब पे मुझे वो रेसिपी खोज के दो, फिर उसको देखती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेती हैं कि हाँ इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से इसको बनाया जाता है ना, फिर वो आपको बना के खिलाती हैं। तो इसी तरीके से है, इन्फॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी है। तो आपको पता रहेगा कि हाँ कोई टेक्नोलॉजी है या फिर कोई इक्विपमेंट्स है, प्लांट है, तो उसको किस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो उस चीज़ की, जो रिसोर्स है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल है? तो फर्स्ट देखते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। कैसे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फोकसेस ऑन बिल्डिंग अ
प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, ये क्या करता है, ये किस पे फोकस करता है कि एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट को हम बिल्ड कर सकें। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग स्किल एंड एजुकेशन। ठीक है, यहाँ स्किल और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा किसको? लोगों को ऑफ द कंट्री। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी विल ऑटोमेटिकली increases with increase in level of education and skill workforce। अगर आप किसी कंट्री के स्किल को इन्हेंस करेंगे, लोगों के एजुकेशन लेवल को बढ़ाएंगे, तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये क्या करता है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है। फिर हम सेकंड बात करते हैं राइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको भी ये क्या करता है? रेस कर देता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कर देता है। पीपल माइग्रेट फ्रॉम बेटर अर्निंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। माइग्रेट मतलब क्या होता है? यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग गांव से क्या करते हैं? अच्छी अर्निंग के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए गांव में मतलब अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं। ठीक है, माइग्रेट हो जाते हैं, वहाँ से गांव छोड़ के वो शहरों की तरफ जाते हैं। उनके बच्चे हो गए हैं गाँव में, अब देखते हैं कि उनके बच्चे अगर जॉब करने लगेंगे तो अपने बच्चों को लेके वो शहर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करने, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज के लिए वो क्या हो रहे हैं? माइग्रेट हो रहे हैं। तो उनको वो चीज़ें वहीं पे प्रोवाइड करना। या तो आप अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ के लोग क्या करना चाह रहे हैं? फॉरेन में माइग्रेट होना चाह रहे हैं। तो वो किस लिए? बेटर अर्निंग एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। फिर हम बात करेंगे इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इम्प्रूव्स द लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें क्या है? पीपल माइग्रेट फॉर बेटर अर्निंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्या है? द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ एजुकेशन। जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है? आपके लेवल ऑफ एजुकेशन पे, और किससे? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे, बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट पे एंड गुड क्वालिटी फूड। अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ आप जहाँ पे हो वहीं पे अवेल कराई जा रही हैं, वहीं पे प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपको माइग्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कि अगर हमें लाइफ टाइम के लिए हमको खाना मिले और एक जगह पे एजुकेशन मिले, हमको वहीं पे काम करना रहे, और हमको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सही है, वहाँ पे मार्केट अच्छा है, तो ये आप क्यों कहीं माइग्रेट होना चाहोगे? मतलब कि अच्छा खासा इन्वायरमेंट आपको जब मिल रहा है तो आप दूसरी जगह क्यों शिफ्ट होना चाहोगे? तो ये सारी चीज़ें जहाँ अवेलेबल होती हैं वहाँ लोग माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर आप किसी कंट्री के लोगों को एजुकेट कर रहे हो, स्किल कर रहे हो, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड आप कर रहे हो, तो वहाँ के लोग क्या होंगे? उनकी लाइफ की जो लेवल ऑफ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। वो लोग माइग्रेट नहीं करना चाहेंगे और इससे क्या होगी? इकोनॉमी इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीजेज पार्टिसिपेशन एंड ब्रिंग इक्वालिटी। ये क्या करता है? पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है और इक्वालिटी लाता है। हियर पार्टिसिपेशन रेफर टू द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन का मतलब है कि कितनी लेबर फोर्स है क्या वो पार्टिसिपेट कर रही है किसमें? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो आपका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कितने लेबर्स इन्वॉल्व हैं, कितने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड टू द इन्हांसमेंट of productive capacity of the labor, which ultimately lead to greater employment and equality in distribution of income and wealth। तो यहाँ पे जो है आपका कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वो किसको लीड करता है? इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको और इन्हेंस करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए क्या करता है? लीड करता है ऑफ द लेबर, विच अल्टीमेटली इसमें ऐसे लेबर्स आते हैं जो कि क्या करते हैं? ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। सपोज़ आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन हो, आप बहुत अच्छी जगह से पढ़ के आए हो, आपके पास बहुत स्किल है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, तो आपको उससे क्या होगी? उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और आपके जो हेल्थ और वेल्थ इनकम का जो कह सकते हैं
बैलेंस है वो बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, सोसाइटी में अगर हम लोग स्किल्ड हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो इनकम और वेल्थ की जो हम कह सकते हैं रिच एंड पुअर की कैटेगरी है, जो इम्बैलेंस है सोसाइटी में, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। इनोवेटिव स्किल्स, इसमें क्या आता है? विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्किल एंड ट्रेंड वर्कर्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनोवेशन ऑल्सो इंक्रीजेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम स्किल एंड ट्रेंड वर्कर्स को लाते हैं तो इनोवेशन की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक हेल्दी माइंड रहेगा और लोग स्किल रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, तो वो क्या होंगे? कुछ इनोवेटिव करने का ट्राई करेंगे, यानी कुछ नया खोजने का, कुछ क्रिएटिव करने का सोचेंगे। तो यहाँ पे इनोवेशन को भी वो क्या करता है? इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन में। अब हमने इतना पढ़ा, अब हम देखेंगे रोल हम लोगों ने देख लिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या होती है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के टाइम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो पहला क्या है? राइजिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से क्या हो रही? राइज हो रही है, यानी बढ़ रही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिड्यूस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वाटर सप्लाईज एक्सेट्रा। यानी कि जितनी तेज़ी से ये एम्प्लॉयमेंट मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा, उससे क्या होगा? जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्केयर रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो रिसोर्सेज क्या होंगे? सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा पाएंगे। ठीक है, सब लोग को वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा पाएंगी। लाइक एजुकेशन हो गया है आपका, एम्प्लॉयमेंट, हॉस्पिटल एंड वाटर सप्लाई हो गई, ये सभी लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द रिडक्शन इन रिसोर्सेज रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। और इससे क्या होगी? जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ब्रेन ड्रेन, इसमें क्या है? स्किल एंड टेक्निकल एफिशिएंट पीपल माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर सैलरीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड एंड स्किल्ड पर्सन है वो उनको क्या है? उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में उनके स्किल को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जा रहा है और उतनी जितनी उनको सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाएगी इंडिया में, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं? फॉरेन्स में माइग्रेट होते हैं, फॉरेन की तरफ जाने पसंद करते हैं। दिस इज़ अ थ्रेट इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर द कंट्री। ठीक है, ये हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, एज इट स्लो डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। और ये क्या करता है? जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, अब इसमें क्या है? वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द डिफिसिट ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। जो हमारी मैन पावर प्लानिंग है वो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या होती है? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इंक्रीज़ होता है। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रेजिंग लेबर फोर्सेस इन दी कंट्री। और यहाँ पे क्या होता है? हमेशा डिमांड और सप्लाई जो लेबर की होती है, लेबर फोर्स की, उसमें क्या होगा? राइज देखने को मिलता है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फार बिहाइंड द नंबर ऑफ अवेल वर्क फोर्स। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लेबर फोर्स की बात करें, यानी यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा क्या है? जॉब या एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, बट उतनी जॉब उनके लिए अवेलेबल नहीं है कंट्री में। इनएफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, हमारे यहाँ क्या है? 100 ईयर ओल्ड जो एजुकेशन सिस्टम है हमारी इकोनॉमी में वही फॉलो किया जा रहा है और उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। लोग जो हैं उनको जो एक्चुअल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, लाइक उनके स्किल को इन्हेंस करने के लिए, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनको कोई स्किल देने के लिए, वो सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं। उन्हें क्या किया जा रहा है? जिसे हम कहते हैं रट्टाफिकेशन, सिर्फ चीज़ें रटाई जा रही हैं। एक्चुअल लाइफ में अगर यूज़ करने की बात की जाए तो बहुत कम यूज़ है। ठीक है, उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दी जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज। उसको अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ें नहीं सिखाई जा रही हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो वो क्या है?
अगर एजुकेशन हमारी अच्छी नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होगा। बट अब NEP आ गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखते हैं कि उससे कोई चेंजेस देखने को मिलेगा कि नहीं हमारे इकोनॉमी में। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो अभी भी हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर के मेथड्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स ही, टेक्निक्स ही क्या किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। बहुत कम जगह हैं जहाँ पे हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है, लोगों को इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे प्रोफेशनल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, इसलिए हमारा एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लोगों को उतना इनकम उससे नहीं हो पा रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट है। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अलॉटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ वेरी लो। क्या है, जो हमें ह्यूमन कैपिटल के लिए अमाउंट मिला है रिसोर्सेज का, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हमें उतनी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कराई जा रही हैं। Due to this, resources remain inadequate and insufficient for the formation of human capital। और ये क्या है, inadequate and insufficient है human capital formation के लिए। अब हम बात करते हैं इंडिया में एजुकेशन सेक्टर की। ठीक है, an essential part of human capital formation, education refer to the process of teaching, training, learning, especially in school and colleges, to improve knowledge and to develop skill. Basically, education is termed as to be the most important part of human capital formation, as it enables the people to change their outlook, become more इफ़िशियंट एंड टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे एजुकेशन की अगर बात करें तो वो एजुकेशन हमें कहाँ मिलता है, स्कूल्स में मिलता है, कॉलेज में मिलता है। तो वो एजुकेशन सिस्टम अगर हम इंडिया में बात करें तो उतना अच्छा वो नहीं है, उतना प्रोडक्टिव नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्किल्ड कर दे वो। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे स्कूल या कॉलेजेस में एजुकेशन दी जाती है वो किस लिए, ताकि हमारा जो नॉलेज है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, स्किल्स को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन को कैसे टर्म किया गया है, टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फैक्टर है। क्योंकि ये क्या करता है, इट इनेबल्स द पीपल टू चेंज देयर आउटलुक, लोगों को उनके आउटलुक चेंज करने के लिए, उनकी पूरी लाइफ चेंज करने के लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उनको क्या करेगा वो, अगर आपके पास बहुत अच्छा एजुकेशन और स्किल है तो आपकी इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी को वो इंक्रीज़ करेगा। अब हम बात करेंगे, इन इंडिया द एजुकेशन सेक्टर हैज़ बीन डेवलप सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। तो पहले हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या होता है, इसमें क्लास 1 से क्लास 8 को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें 6 से लेके 14 साल के बच्चे कवर किए जाते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल अप टू क्लास 8, प्राइमरी एंड मिडिल हम किसे कहेंगे, क्लास 8 तक के बच्चों को, हैज़ इंक्रीज फ्रॉम, देखिए 1950 टू 1951 से लेके 2011। ठीक है, 2011-12 में कितना हुआ, कितना डिफरेंस देखने को मिला। पहले 2.24 लाख जो था वो क्या हो गया, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल इंक्रीज़ हो गए 11.92 लाख हो गए। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर था 1950 से लेकर 1951 का, उसमें हमारी अगर प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स की बात करें तो 2.24 लाख थे। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2011 एंड 2012 तो वहाँ पे इंक्रीज़ होके 11.92 हो गया। ठीक है, नियरली 97% चिल्ड्रंस रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन, और 97% चिल्ड्रंस जो हैं वो क्या करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन लेते हैं। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वेरियस पॉलिसीज टू स्ट्रेंथन एलिमेंट्री एजुकेशन सच
सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील प्रोग्राम एंड सो ऑन। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि बच्चों को एजुकेट करने में, लोगों को एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें क्या आता है, इसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, आप लोग किस में आएंगे, आप लोग सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में आते हैं। ठीक है, इसमें 14 से लेके 19 ईयर्स ओल्ड के बच्चे कवर किए जाते हैं। सेकेंडरी स्कूल जो है एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ये कितना थे पहले, ये 1950 से लेके 1951 में कितने थे, 7.4 थाउजेंड। ठीक है, ये 1000 है, 1000 में थे, और ये 2011 एंड 2012 में कितने हो गए, 2.32 लाख। The number of students also increased from 15 lakh in 1950 to 51 from 482 lakh। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो पहले स्टूडेंट 15 लाख थे और वो इंक्रीज़ हो गए कितने, 482 लाख में। ठीक है, पहले 15 लाख लोग थे, अब 482 लाख लोग क्या हो गए, स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो गए। तो यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी इंक्रीज देखने को मिला। द इम्पॉर्टेंट रोल इज़ प्लेड बाय नवोदय स्कूल एंड केंद्रीय विद्यालय एट सेंट्रल लेवल। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो इसमें किसका ज़्यादा रोल था, जो हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय हैं, वो उन्होंने बहुत क्या किया, क्रूशियल रोल प्ले किया। हायर एजुकेशन की बात करें तो जो हायर एजुकेशन किस में आता है, जो कॉलेज की एजुकेशन होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलेजेस हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 578 टू 35,839। यानी कि इसमें देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला हमें। पहले 578 था, अब कितना हो गया, 35,839 कॉलेजेस हो गए। ठीक है, The number of universities has also increased from 27 to 665। पहले 27 यूनिवर्सिटीज़ होती थी इंडिया में, अब कितनी है, 665 यूनिवर्सिटीज़ हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग हायर एजुकेशन इज़ अबाउट 130 लाख। ठीक है, इतने लोग हैं, 130 लाख स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन क्या कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं। The expenditure on education has also increased from 1.5% of GDP to 3.1। ठीक है, 1950 में हमारा जो GDP था वो क्या हो गया, 1.5 था, और 2015-16 में हमारा GDP इंक्रीज़ हो गया 3.1 हो गया। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। तो पहला इसमें क्या है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इनरोल्ड इन स्कूल एट सेवरल डिफरेंट ग्रेड लेवल, लाइक प्राइमरी हो गया, मिडिल हो गया, हाई स्कूल हो गया, इनकी क्या रेशियो है, ये किस में आएगी, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में। लिटरेसी रेट क्या होता है, It refer to the percentage of people above 7 years who can read, write, understand any one language। यानी कि इसमें ऐसे लोग आते हैं जो 7 ईयर से क्या होंगे, above होंगे, जिनको लिखना पढ़ना या फिर कोई एक बोलना आता है, कोई एक लैंग्वेज को। द लिटरेसी रेट इन इंडिया है अप्रॉक्स 74.4%। इंडिया में लिटरेसी रेट कितनी है, 74.4%, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रोल किसका है, केरला का है। यहाँ के लोग 93.9% एजुकेटेड हैं, इलिटरेट है। ठीक है, यानी पढ़े लिखे हैं, लिटरेट पीपल्स हैं। वेयर एज द लीस्ट लिटरेट स्टेट इज़ बिहार विथ 63.8%। और सबसे कम एजुकेशन रेशियो मतलब एजुकेशन परसेंटेज अगर हम बात करें तो बिहार से है। बिहार के लोग सिर्फ कितना, 63.8% लोग ही एजुकेटेड हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, इट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ this set of individuals that make up the workforce of an organization, business sector or economy।
ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, उनका क्या करना, डेवलपमेंट करना, जो कि क्या कर सके, दैट मेक अप वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो लोग काम करते हैं उनको कितना ज़्यादा हमें क्या करना, स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट करना, ठीक है, जो बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो सेंटर एंड स्टेट लेवल पे क्या करती है, जैसे एनसीईआरटी हो गया है, यूजीसी हो गया है, एआईसीटीई है, ठीक है, रेगुलेट द एजुकेशन सेक्टर, ये कुछ एजेंसीज़ हैं एजुकेशन सेक्टर की जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे क्या करती हैं, एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल एट आईसीएमआर, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो यूनियन और क्या है, स्टेट लेवल और आईसीएमआर पे वर्क करती है। तो ये इतना कुछ आपके चैप्टर में था, और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स क्या किए, इस चैप्टर में कवर किए हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर 5 कंप्लीट होता है क्लास 12 का। तो आप इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से इसको रिवाइज करिए। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।